हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल की ऑफ स्टडी। आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 2 बताने वाली हूँ, जिसमें टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। तो जो पुरातत्वविद लोग थे वो यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, कई विधियों का प्रयोग करते थे, जैसे समाधान, कब्रों में विविधता, विलासिता का अध्ययन, दुर्ग और निचला शहर। समाधान: हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। ये कई बार अलग अलग आकृति के होते थे। कब्रों में विविधता: कुछ कब्रों में मृतभांड और आभूषण मिले हैं तथा कुछ में नहीं। यह सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करता है। विलासिता का अध्ययन: फ्योर्स जैसी वस्तुओं को विलासिता की वस्तु कहा है। पुरातत्वविदों ने इन्हें विलास की वस्तुओं में इसलिए वर्गीकृत किया क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और ये बहुत कम मात्रा में पाई गई थी। दुर्ग और निचला शहर: जैसा कि हमने पहले ही देखा कि दुर्ग जो था उसमें बड़े लोग, अमीर लोग रहते थे, जबकि जो निचला शहर था उसमें आम लोग रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में शहर नियोजन जो था वो 2 वर्गों में बटा था, जिससे पता चलता है कि लोगों में विविधता थी। दुर्ग में राजशाही लोग तथा निचले शहर में आम लोग निवास करते थे। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो इसमें चनहूदड़ो जो कि बस्ती है वो मेसोपोटामिया से भी बहुत छोटी थी। मेसोपोटामिया के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटी बस्ती थी, तो उसमें पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जिसमें मनके बनाना और क्या नाम है मनके बनाना, बाट बनाना, शंख की कटाई करना आदि कार्य होते थे। मनके बनाने में कॉर्निलियन था एक रेड कलर का, लाल रंग की मणि भी कह सकते हैं हम, जैस्पर, स्पॉटिक, क्वार्टस तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं का प्रयोग होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित। कुछ मनकों को चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। चनहूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुओं को निर्माण का केंद्र थे। मतलब इन सारी चीज़ों का ये निर्माण का केंद्र माने जाते थे। क्या क्या? नागेश्वर तथा बालाकोट। चनहूदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ले जाया जाता था। पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए निम्नलिखित चीज़ों को ढूंढते हैं: शंख, कच्चा माल, औजार, कूड़ा करकट आदि। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे सटीक संकेतक हैं। अब आप सोचोगे कि भाई कूड़ा करकट कैसे? तो कूड़ा करकट जो था हमारे एनसीईआरटी में उदाहरण है कि जो लोग बाट मन के और ये सारी चीज़ें बनाते थे, तो वो जब बड़े बड़े टुकड़ों में से कुछ छोटे टुकड़े बच जाते थे तो उन्हें कूड़े में फेंक देते थे, जिसका अध्ययन हमारे पुरातत्वविद ने किया, जिससे हमें सबसे सटीक संकेत मिलते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में। ठीक है। अब है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। ये हमारा टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि मनके आदि बनाने में बहुत सामान प्रयोग में लाया जाता था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाए। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसी स्थान पर प्राप्त नहीं हो पाती। तो मिट्टी जो थी वो स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध थी। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने प्रतिरूप मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि संभवत लोग स्थल मार्गों द्वारा अपना जो सामान था उसे एक महत्वपूर्ण मार्ग से ले जाते थे। संभवत सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण: नागेश्वर तथा बालाकोट, ये 2 जगहें जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध होते थे। इन्होंने वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा ली, हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने। कुछ और भी ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ अनेकों कीमती चीज़ें मिलती थीं, जैसे अफगानिस्तान में सोर्तकुही, जो नीले रंग के पत्थर लाजवर्ग मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कॉर्निलियन, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉर्निलियन रेड कलर का एक पत्थर था जो कि गुजरात में मिला है।
सैलखड़ी जो थी वो दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, धातु राजस्थान से प्राप्त होते थे। अब जो कच्चा माल था उसे प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अचल जो कि तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने के लिए, इन क्षेत्रों में अभियान भेजना इन्होंने शुरू कर दिया। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित करते थे। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबा अधिक मात्रा में मिलता था। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। अब जो हमारा इसका सब टॉपिक है वो है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर होता है दूर के क्षेत्र। पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। आप ये बात जरूर याद रखना कि ये जो दो केंद्र थे, हड़प्पा की मोहनजोदड़ो और ओमान, यहाँ से वो अपना व्यापार करते थे। तो ये मेन बात है, इसमें दो जो हैं ये, इनसे ही यहाँ पर व्यापार होता था। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान को ओमान भी कहते थे, ये एमसीक्यू में आ सकता है, के लिए प्रयुक्त नाम था। इस क्षेत्र से भी तांबा के आगमन के संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मतलब जो पहले लोग व्यापार करते थे तो वो अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे, तो उन्हें डर रहता था कि भाई हमारी चोरी ना हो जाए सामान की। तो वो क्या करते थे कि जो सामान होता था उसे मिट्टी से लीप कर और उस पर मोहरे चिपका देते थे, मोहरों के निशान चिपका देते थे। मोहरों को चिपका कर उसे उठा देते थे और जो मोहर का निशान होता था वो उस पर चिपक जाता था। अगर उसके सही स्थान तक पहुंचने से पहले वो निशान हटता था तो वो समझ जाते थे कि भाई हाँ कुछ इसमें गड़बड़ की गई है। तो इसलिए भी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता था। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है क्योंकि इसमें चिन्हों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी? 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित, जैसे उर्दू हम कह सकते हैं। उर्दू का उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं बाट। बाट जो थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मोहरे किससे बनाई जाती थी? सैलखड़ी नामक पत्थर से। बाट बनाए जाते थे चर्ट नामक पत्थर से, जो कि घनाकार आकृति के होते थे। बाट आमतौर पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 के माप के होते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनके को तोलने के लिए किया जाता था। प्राचीन सत्ता ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है, तो मैं फिर भी आपको इसे बता रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लेने और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में थी। अब भाई हड़प्पा सभ्यता के अंत की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस समय तक हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन, पेड़ों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या उनका मार्ग बदल लेना है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यहाँ की सभ्यता में आए विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासियों ने शहरों को त्याग दिया, इससे इनका पतन हो गया। अब आते हैं भाई कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन था? ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, वन वर्ड वाले में भी आ सकता है। तो कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। कनिंघम उत्खनन के समय ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार से सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा कनिंघम के खोज के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंची भी थीं। फिर भी वह नहीं समझ पाए
कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थीं। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था, इसलिए भी वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, जब दयाराम सहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। वहीं एक अन्य पुरातत्वविद रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारत के पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यहाँ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।